सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम फूलों की खेती और औषधियों की खेती इन दो टॉपिकों को ऊपर क्राफ्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फूलों की खेती। फूलों की खेती में देखेंगे, पहला पॉइंट कह रहा है भारत में फूल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। 2 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब प्रजनक कहा जाता है, तो गुलाब प्रजनक किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर बीपी पाल को गुलाब का प्रजनक कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में कट फ्लावर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो कट फ्लावर की बात करें तो कट फ्लावर में भारत के अंदर पश्चिम बंगाल राज्य जो है ये प्रथम स्थान पर बना हुआ है दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में फूलों का निर्यात किस देश को किया जाता है, तो भारत से फूलों का निर्यात जो है किस देश को किया जाता है, तो यूएसए को 27% किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है विश्व में सबसे ज़्यादा फूल उत्पादक देश कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत को। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है। 6 नंबर पॉइंट दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे बड़ा गुलाब गार्डन कहाँ स्थित है, तो आपको बता देना है दोस्तों, जाकिर हुसैन गार्डन कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़। ये भारत का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन है। 8 नंबर पॉइंट कर रहा है डॉक्टर एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है, तो ब्यूटीफुल गार्डन जो है ये डॉक्टर एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई किताब है। 9 नंबर पॉइंट कर रहा है टुलिप गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है दोस्तों, काफ़ी फेमस गार्डन है। 10 नंबर पॉइंट कर रहा है फूलों को सजाने की जापानीज कला को क्या कहते हैं, तो इसको एके बाना के नाम से जाना जाता है, एके बिना। याद रखेंगे। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है किसी गार्डन या भूमि को अलंकृत पुष्पों, पेड़ों, झाड़ियों द्वारा बदल कर आकर्षित बनाना क्या कहलाता है, लैंडस्केपिंग कहलाता है। 12 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे फूलों को जो है ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक है वर्षाकालीन, एक है ग्रीष्मकालीन, एक है शीतकालीन पुष्प। सबसे पहले देखेंगे वर्षाकालीन पुष्प कौन कौन से हैं, तो बाल्सम जो है और हॉलियोक, कॉस्मोस, एमरेंथस, सूरजमुखी, सेलोसिया, ये सब जितने पुष्प हैं ये सब वर्षाकालीन पुष्प हैं। ग्रीष्मकालीन जो पुष्प हैं दोस्तों उसके अंदर आ जाएगा कॉस्मोस, कोचिया, पोर्पुलाका और जीनिया, गेंदा, ये सब ग्रीष्मकालीन पुष्प आ जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे शीतकालीन पुष्प, तो शीतकालीन जो पुष्प हैं दोस्तों उसके अंदर पिटूनिया आ जाएगा, साल्विया आ जाएगा, बर्बीना आ जाएगा, यहाँ पर गेब्रा आ जाएगा, गेंदा आ जाएगा, डहेलिया, ये सब जितने हैं ये सर्दियों वाले यानी शीतकालीन पुष्प हैं। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है लूज फ्लावर कहा जाता है, तो लूज फ्लावर यानी चमेली को हम लूज फ्लावर कह सकते हैं, गेंदा को भी कह सकते हैं, गुलदाउदी को भी कह सकते हैं और गुड़हल को भी कह सकते हैं। ये सब हमारे लूज फ्लावर है। कट फ्लावर पूछा जाता है कौन सा इसमें से कट फ्लावर है, तो गुलाब याद रखेंगे, कार्नेशन याद रखेंगे, ग्लेडियोलस, जरबेरा, डहेलिया, ये सब जितने देख रहे हैं ये कट फ्लावर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों फूलों की खेती। फूलों की खेती में सबसे पहले फूलों की खेती हमारी है रोज यानी गुलाब, इसको कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो रोजा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फैमिली की बात करें तो रोजेसी फैमिली है। गुलाब को कहा जाता है तो गुलाब को फूलों की रानी कहते हैं दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है, तो इंग्लैंड का हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यकता होती है, तो शीतोष्ण जलवायु आवश्यकता होती है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब के फल को क्या कहते हैं, तो हिप्स कहा जाता है गुलाब के फल को। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब की कटाई उपरांत फूलों की अवधि जो है बढ़ाने हेतु कौन सा इसमें से बताना है किया जाता है, तो गुलाब की कटाई के उपरांत फूलों की जो है अवधि बढ़ाने हेतु कौन सी क्रिया की जाती है, तो याद रखेंगे पल्सिंग की क्रिया की जाती है, इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुलाब में पौधे से पौधे की दूरी कितनी मीटर रखी जाती है, तो 1 × 1 मीटर रखी जाती है। 9 नंबर पॉइंट कर रहा है गुलाब के फूलों में लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है दोस्तों। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब के फूलों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है,
तो 0.02 से लेकर 0.05% पाया जाता है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है किस क्रिया द्वारा गुलाब में स्वस्थ पौधे तैयार किए जाते हैं, तो विटरिंग द्वारा। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब के बाग लगाने को क्या कहते हैं, तो रोजरी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। 13 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है गुलाब उत्पादक को कहा जाता है, तो गुलाब जो उत्पादक होते हैं दोस्तों उसको रोजेरियन के नाम से जानते हैं। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे बेस्ट माना गया है दोस्तों। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है प्रथम भारतीय गुलाब प्रजनक हैं, तो BK राय चौधरी जो है ये प्रथम भारतीय गुलाब प्रजनक है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है चेती गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो चेती गुलाब का वानस्पतिक नाम होता है रोजा डेमिसिना। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है कुंज गुलाब का वानस्पतिक नाम होता है, तो रोजा मोशाटा, ये कुंज गुलाब का वैज्ञानिक नाम होता है। गुलाब का पौधा है तो ये कट फ्लावर है, याद रखेंगे। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब के पौधे लगाने का सही समय क्या है, तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगाया जाता है। 20 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों, गुलाब में प्रूनिंग का सही समय बताना है, तो अक्टूबर महीना प्रूनिंग का सबसे बेस्ट महीना माना गया है। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब में बडिंग द्वारा पौधे कब तैयार किए जाते हैं, तो बडिंग द्वारा जनवरी से फरवरी में तैयार किए जाते हैं। गुलाब में प्रवर्धन किया जाता है, यहाँ ध्यान देंगे देसी गुलाब में कटिंग द्वारा और संकर गुलाब में टी बडिंग द्वारा किया जाता है। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलकंद बनाया जाता है, तो फूल की पंखुड़ियों और चीनी से बनाया जाता है गुलकंद, यानी इनका अनुपात पूछे तो 1:1 रखा जाता है। 24 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुलाब की प्रमुख किस्में बताना है, तो यहाँ पर तुषार हो जाएगा, हेम्सन ग्लोरी है, ग्लेडिएटर है और A1 हो जाएगा, और रक्तरंधा हो जाएगा, पूसा मोहिनी है, सुचित्रा है और एडवर्ड रोज, फास्ट रेड रोज, ये सब गुलाब की प्रमुख किस्में हैं। गुलाब की अन्य किस्में भी हैं जिसमें प्रियदर्शनी, सुपरस्टार, निशांत, डॉक्टर BP पाल, GS रंधावा, किरण, मदहोश, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्वींस, एलिजाबेथ, ये सब गुलाब की अन्य किस्में हैं। 26 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुलाब का प्रमुख कीट कह रहा है, तो गुलाब का प्रमुख कीट याद रखेंगे रेड स्केल पूछा जाता है, और मोइला और थ्रिप्स, ये गुलाब के प्रमुख कीट हैं। गुलाब का प्रमुख रोग, तो पाउडर मिल्ड्यू रोग गुलाब का प्रमुख रोग माना जाता है। 28 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब के सफ़ेद फूलों की किस्म कौन सी है, तो तुषार हो जाएगी। गुलाब के लाल फूलों की किस्म कौन सी है, तो क्रिप्सन ग्लोरी, और यहाँ पर ग्लेडिएटर, A1 और रक्तगंधा। 30 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब के कांटे रहित किस्म कौन सी है, तो पूसा मोहित और सुचित्रा, ये दोनों ही किस्में कांटे रहित हैं। 31 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब की गुलकंद हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो एडवर्ड रोज, ये गुलकंद बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। 32 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब के लिए कितने pH वाली मृदा उत्तम मानी गई है, तो 6 से 7 pH वाली मृदा उत्तम मानी गई है। 33 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब के फूल आने का समय क्या है, नवंबर से मार्च है। 34 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब में सर्वप्रथम इत्र या गुलाब जल बनाने की कला जो है सर्वप्रथम किसने विकसित की थी, तो बेगम बी ने की थी। 35 नंबर गुलाब का पौधा प्रतिवर्ष कितने फूल देता है, तो 1 से लेकर 2 किलोग्राम फूल दे देता है। 36 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलाब के किस किस्म का इत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो चेती गुलाब का जो इत्र है दोस्तों वो सबसे बेस्ट माना गया है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है रोजा डेमेसियाना। अब बात करेंगे अगली जो हमारी क्रॉप है दोस्तों गेंदा, जिसको मेरीगोल्ड के नाम से जानते हैं। अफ्रीकन गेंदे का वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों टेगेटिस इरेक्टा। फैमिली की बात करें तो कंपोजिटी या एस्टेरेसी इसकी फैमिली है। गेंदे की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त रहती है, तो बलुई दोमट सबसे बेस्ट मानी गई है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर पॉइंट कह रहा है अफ्रीकन गेंदे की जो किस्म है, जैसे जाइल है, सनसेट है, स्पन है, येनो है और येलो है, स्टोन है, स्पन गोल्ड है, चर्म है, अफ्रीकन पीला है। इसके अलावा क्राउन ऑफ गोल्ड है, गोल्डन एज है, फायर ग्लो है और गोल्डन जुबली, ये सब किस्में हैं। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है फ्रेंच गेंदे होते हैं, तो ये चतुर्गुणित होते हैं दोस्तों। फ्रेंच गेंदे की किस्म पूछ रहा है, तो स्टार ऑफ इंडिया याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। और इसके अलावा रेड हैंड पूछा गया है, फ्लेम पूछा गया है और रस्टी रेड पूछा गया है। और एक और किस्म याद रखेंगे बटर स्कॉच, ये भी फ्रेंच गेंदे की किस्म है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है IARI द्वारा विकसित भारतीय गेंदे की किस्म कौन सी है,
तो पूसा बसंती गेंदा याद रखेंगे और पूसा नारंगी गेंदा, दोनों ही किस्में काफ़ी फेमस है जो कि IARI द्वारा निकाली गई है। गेंदे की अन्य किस्में जैसे येलो क्लाइमैक्स हो गया, फर्स्ट लेडी हो गया, प्राइम लेडी हो गया और बोलोरो हो गया। बोलोरो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बोलोरो किसकी किस्म है? तो गेंदे की हो जाएगी। अब सीड रेट की बात करें तो गेंदे के प्रवर्धन किया जाता है तो बीज द्वारा किया जाता है, तो 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। 3 नंबर जो हमारी क्रॉप है दोस्तों, गुलदाउदी नाम है इसका, और इसको चंद्रमल्लिका के नाम से भी जानते हैं। क्रोमोजोम संख्या 2n बराबर 18 याद रखेंगे। इसकी बॉटनिकल नेम बात करें तो गुलदाउदी का बॉटनिकल जो होता है, वनस्पतिक नाम जो होता है, क्राइसैंथेमम स्पीसीज होता है दोस्तों। गुलदाउदी की फैमिली की बात करें तो कंपोजिटी या एस्टेरेसिस की फैमिली होती है। गुलदाउदी के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको हेड कहते हैं या कैपिटुलम कहते हैं। गुलदाउदी किस ऋतु का पौधा है? तो याद रखेंगे शरद ऋतु का प्लांट है। 5 नंबर पॉइंट क्या है? एक गुलदाउदी का प्रवर्धन किया जाता है, तो ये बीजों द्वारा किया जाता है। 6 नंबर पॉइंट क्या है? बहुवर्षीय गुलदाउदी का प्रवर्धन किया जाता है, तो कलम और सकर्स के द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे गुलदाउदी की किस्में, तो गुलदाउदी की किस्में जो एग्जाम में पूछा जाता है, डायना पूछा जाता है, राखी पूछा जाता है, इंदिरा, बसंती, बीरबल, सहनी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड गोल्ड पूछा जाता है, अप्सरा, ये सब काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वेराइटियाँ हैं। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलदाउदी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो जापान का याद रखेंगे। उगते हुए सूर्य का देश जापान। गुलाब का यहाँ पर गुलदाउदी जो है फूल, ये राष्ट्र फूल है किसका? जापान का। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है गुलदाउदी में कौन सी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं? तो यहाँ पर पिंचिंग की जाती है और डिसबडिंग क्रिया की जाती है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है कौन से सूत्रकृमि को गेंदा दूर भगाता है? तो मेलेडोगाइनी स्पीसीज याद रखेंगे। अगली जो क्रॉप है ग्लेडियोलस, इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो ग्लेडियोलस का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लेडियोलस स्पीसीज। फैमिली इसकी इरिडेसी होती है और ये ग्लेडियोलस किस जलवायु का पौधा है? तो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। ग्लेडियोलस का जो प्रवर्धन किया जाता है दोस्तों, ये घनकंद के द्वारा यानी क्रोम के द्वारा किया जाता है। ग्लेडियोलस की किस्में पूछा जाता है तो प्रियदर्शनी है, हैप्पी एंड सुचित्रा है और फ्रेंडशिप है। अगली जो हमारी किस्म है दोस्तों मोंगरा, जिसको चमेली के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों जैस्मीनम ऑप्सिनेन, और यहाँ पर मोंगरा का वानस्पतिक नाम होता है जैस्मीनम सेम्बेक। दोनों ही याद रखेंगे। चमेली का अगर पूछे तो अलग हो जाएगा, मोंगरा का अलग हो जाएगा। ठीक है, जैस्मीनम ऑप्सिनेल ये हो जाएगा चमेली का, और जैस्मीनम सेम्बेक जो है ये मोंगरा का है। चमेली का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है और चमेली के पौध रोपण किया जाता है तो जून जुलाई में किया जाता है। 5 नंबर पॉइंट कर रहा है चमेली में प्रवर्धन किया जाता है तो लेयरिंग और कटिंग द्वारा किया जाता है। 6 नंबर जो हमारे फूलों की खेती है दोस्तों रजनीगंधा। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए एग्जामों में। रजनीगंधा का वैज्ञानिक नाम पूछे तो पॉलियंथस ट्यूबरोजा याद रखेंगे। फैमिली की बात करें तो एमरिलिडेसी याद रखेंगे, एमरिलिडेसी। रजनीगंधा में प्रवर्धन किया जाता है तो रजनीगंधा का जो प्रवर्धन है दोस्तों ये सल्ककंद या बल्ब द्वारा करते हैं। रजनीगंधा की प्रमुख किस्में हैं रजत रेखा है, स्वर्ण रेखा है और श्रृंगार है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे हार्टिकल्चर के महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे CISH, जिसको हम लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहा जाता है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा देखेंगे CITH, जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ये श्रीनगर में स्थित है। तीसरा देखेंगे CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। उसके बाद CPCRI, ये सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये कसारगढ़ केरल में स्थित है। इसके बाद 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर पॉइंट करा CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला में स्थित है। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ये कालीकट केरल में है। CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान में स्थित है। NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। NRCG, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। NRC
MAP मैप नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनियल और एरोमेट्रिक प्लांट, ये आनंद गुजरात में स्थित है। 12 नंबर देखेंगे NRCOG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, ये कहाँ स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। 13 नंबर पॉइंट देखेंगे NRCSS नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, तो ये तवीजी अजमेर राजस्थान में स्थित है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा, यहाँ से रिसर्च सेंटर पूछे जाते हैं एग्जामों में। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे औषधीय वाली फसलें। औषधीय वाली क्रॉप के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सफ़ेद मूसली। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। तो सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। इसकी फैमिली की बात करें तो लिलिएसी इसकी फैमिली है। सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थान तो अफ्रीका माना गया है। 4 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सफ़ेद मूसली का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो उसका उपयोगी भाग जो होता है दोस्तों कंदीय जड़ें होता है। 5 नंबर पॉइंट कर रहा है मध्य प्रदेश राजस्थान में सफ़ेद मूसली पाई जाने वाली प्रजातियाँ कौन सी है? तो क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम और क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में। 6 नंबर कह रहा है सफ़ेद मूसली में फिंगर्स लगने का उपयुक्त समय क्या है? तो जुलाई में लगाया जाता है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है सफ़ेद मूसली की जड़ों में पाए जाने वाला औषधीय महत्व का अवयव है, तो वो हो जाएगा सेपोनिन पाया जाता है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है सफ़ेद मूसली मुख्यतः उपयोगी है, तो नपुंसकता दूर करने में सफ़ेद मूसली का प्रयोग किया जाता है। दूसरी क्रॉप जो हमारी है दोस्तों ग्वारपाठा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्वारपाठे का वैज्ञानिक नाम पूछे तो एलो बारबेंडेसिस, याद रखेंगे एलो बारबेंडेसिस। ग्वारपाठे का फैमिली है लिलिएसी। ग्वारपाठे में पाए जाने वाला जो अवयव है तो उसको एलोइन तेल कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ग्वारपाठे के ग्वारपाठे के पौधे लगाने का सही समय बताना है, तो यहाँ पर जुलाई से अगस्त। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वारपाठे का नया पौधा रोपना चाहिए, तो 5 वर्ष बाद रोपना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वारपाठे की कटाई के कितने समय बाद पत्तियां तैयार हो जाती हैं? तो 90 दिन बाद तैयार हो जाती हैं। 7 नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ग्वारपाठे में पाए जाने वाला प्रमुख एल्कोलाइट्स कौन सा है? तो एलोइन होता है, याद रखेंगे। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वारपाठे में पाए जाने वाले एलोइन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बारबेलोइन, याद रखेंगे। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है ग्वारपाठा में रोपाई जो है मूल कंदों की आवश्यकता होती है, तो 25,000 से लेकर 26,750 मूल कंदों की आवश्यकता होती है। अगली जो हमारी औषधीय वाली क्रॉप है दोस्तों रतनजोत। रतनजोत का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो जेट्रोफा कर्कस होता है। फैमिली पूछा जाता है तो यूफोरबिएसी की फैमिली है। रतनजोत का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बीज द्वारा, कलम द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है। रतनजोत के पौधे लगाने का सही समय जो है वो जुलाई अगस्त है दोस्तों। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है रतनजोत के पौधे की रोपाई के कितने दिन बाद फल प्राप्त होते हैं? तो 2 वर्ष बाद फल प्राप्त होते हैं। 6 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रतनजोत की सिंचाई क्षेत्र में बुआई करने की दूरी रखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे रतनजोत की जो सिंचित क्षेत्र में बुआई अगर करना है तो उसकी दूरी कितनी रखते हैं? 2 × 2 मीटर रखा जाता है। अगली जो हमारी क्रॉप है दोस्तों सनाय, जिसको सोनामुखी के नाम से जानते हैं। सनाय का वैज्ञानिक नाम पूछे तो केसिया अगस्टिफोलिया, याद रखेंगे। फैमिली पूछे तो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। सनाय का उपयोगी भाग जो है पत्तियां और फलियां दोनों उपयोग में लिया जाता है। सनाय की खेती हेतु अच्छी जलवायु जो है वो शुष्क जलवायु चाहिए। सनाय की बीज दर प्रति हेक्टेयर जो रखते हैं 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। 6 नंबर पॉइंट कर रहा है सनाय की खेती का विश्व में भारत का प्रथम स्थान जो है। उसके बाद सनाय का जो प्रवर्धन होता है दोस्तों वो बीज द्वारा किया जाता है। अगली जो क्रॉप हमारी दोस्तों इसबगोल। इसबगोल का वैज्ञानिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा। इसकी फैमिली की बात करें तो प्लांटा जिनेसी इसकी फैमिली है। इसबगोल का उपयोगी भाग बीज भी है और हस्क भी है। विश्व में इसबगोल का उत्पादन करने वाला देश भारत है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसबगोल में बीज और भूसी का अनुपात पूछा जाता है बहुत बार, तो बीज और भूसी का अनुपात 75:25 होता है, या 3:1 कह सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है इसबगोल की बुआई जो दर होती है, यहाँ पर बीज दर जो है वो 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। ठीक है, तो इसबगोल का जो सीड रेट है दोस्तों 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसके बाद इसबगोल की बुआई का जो समय है दोस्तों 10 अक्टूबर से 10 नवंबर।
इसबगोल का जो औषधीय भाग प्रयोग में लाया जाता है उसको हम भूसी के नाम से जानते हैं। अगली जो क्रॉप है दोस्तों हमारी नीम है। नीम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है एजेंडीरेक्टा इंडिका। नीम की फैमिली तो मेलिएसी इसकी फैमिली है। इसके बाद देखेंगे नीम का उपयोगी भाग जो है, लगभग नीम के सभी भागों को उपयोग में लाया जाता है। पत्तियां व बीज अधिक उपयोग किए जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट देखेंगे, नीम की निम्बोली में पाए जाने वाला प्रमुख जो रसायन है दोस्तों वो कौन सा होता है, तो एजेंडा रेक्टिन होता है, निम्बिडीन है और निम्बिन है और लिमोनोइड्स है। 5 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीम के बीजों में तेल की मात्रा तो 40 से 50% पाई जाती है। नीम का अधिक उपयोगी भाग कौन सा है, तो बीज या निम्बोली है। इसके बाद देखेंगे पथरी में प्रयोग किए जाने वाला भाग कौन सा है, तो नीम की पत्ती है। नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है तो कीटाणु नाशक बनाने में किया जाता है। अगली हमारी औषधीय वाली जो क्रॉप है दोस्तों तुलसी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओसिमम वेसिलिकम। याद रखेंगे, फैमिली भी पूछा जाता है तो यहाँ इसकी फैमिली होती है दोस्तों लेविएसी। तुलसी का उपयोगी भाग जो होता है दोस्तों बीज और पत्तियां दोनों हैं, याद रखेंगे। 4 नंबर पॉइंट करा तुलसी हेतु आवश्यक अच्छी भूमि कौन सी चाहिए, तो रेतीली दोमट भूमि सबसे बेस्ट माना गया है। 5 नंबर पॉइंट करा तुलसी के बीज प्रति हेक्टेयर कितनी आवश्यकता होती है, तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। 6 नंबर पॉइंट करा तुलसी की बुआई का सही समय, तो जुलाई और अगस्त में इसकी बुआई करते हैं। तुलसी की बुआई के बाद कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं, तो 45 × 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। अगली जो क्रॉप है हमारी दोस्तों वो अश्वगंधा है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो बिथानिया सोमनीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अश्वगंधा की फैमिली जो है सोलेनेसी है। अश्वगंधा का उपयोगी भाग जो है जड़ है दोस्तों। 4 नंबर कह रहा है अश्वगंधा में पाए जाने वाले अवयव जो है वो बिथेनिन और सोमनीफेरा है। अश्वगंधा की बीज दर कितनी रखते हैं, तो 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अश्वगंधा का रोपाई का उत्तम समय पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तम समय हो जाएगा अगस्त के तीसरे सप्ताह, यानी सितंबर के प्रथम सप्ताह तक कर देना चाहिए। ठीक है, तो अगस्त के तीसरे सप्ताह और सितंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई कर देना चाहिए अश्वगंधा की। 7 नंबर पॉइंट कर रहा है अश्वगंधा की नर्सरी तैयार करने का सही समय कौन सा है, तो जुलाई अगस्त। 8 नंबर पॉइंट कर रहा है अश्वगंधा की जड़ों का अंतिम भाग रेशे की किस श्रेणी में रखते हैं, तो ग्रेड सी में रखा जाता है। उसके बाद देखेंगे अश्वगंधा की बीज दर तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। अश्वगंधा की कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। 9 नंबर जो हमारी क्रॉप है दोस्तों उसको पायरेथ्रम कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पायरेथ्रम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो क्राइसैंथेमम इसका सेंद्रीफोलियम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली कंपोजिटी या एस्टेरेसी है। उपयोगी भाग जो है दोस्तों ये फूल है। इसमें उपयोगी जो तत्व है वो तेल के अंदर जो पाया जाता है कार्बन, ये उपयोगी तत्व माना गया है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे इसका प्रमुख जो उपयोग किया जाता है दोस्तों पेट की बीमारियों और दर्द निवारक में किया जाता है। अगली क्रॉप हमारी है दोस्तों अफीम है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो पेपेवर सोमनीफेरम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी फैमिली की बात करें तो पेपेवरेसी है। अफीम के अंदर जो पाया जाता है दोस्तों मार्फिन पाया जाता है, कोर्डिन पाया जाता है, नार्कोटिन पाया जाता है, ये सब रसायन देखने को मिलते हैं। अफीम में पाया जाता है तो हेरोइन नामक ड्रग्स भी मिलता है इसके अंदर। अफीम से किया जाता है तो अफीम से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दर्द निवारक यानी कि ल्यूकेमिया का उपचार भी किया जाता है और अफीम को निद्रा का भगवान भी कहा जाता है। 11 नंबर क्रॉप स्क्रीन पर है दोस्तों जिसको गूगल कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोमीफोरा वाइटी, इम्पोर्टेंट है। और इसकी फैमिली की बात करें तो यहाँ पर बुरेसी है इसकी फैमिली है। और इसकी औषधीय जो भाग है गोंद और एंजिन इसका औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। गूगल का मुख्य जो उपयोग है वो मोटापा पचाना है, मोटापा घटाना है यहाँ पर। और यहाँ पर 5 नंबर कह रहा है गूगल लगाया जाता है तो बीज द्वारा कलम द्वारा दोनों द्वारा लगाया जाता है। 6 नंबर देखेंगे गूगल के पौधों से गोंद कितने वर्ष बाद निकलता है, तो 4 से 5 वर्ष बाद निकलता है। 7 नंबर कह रहा है गूगल के पौधे से एक बार में गोंद प्राप्त होता है कितना, तो 100 से लेकर 125 ग्राम गोंद निकल जाता है। अगली जो हमारी क्रॉप है सर्पगंधा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है राउल्फिया सर्पेंटिना। फैमिली की बात करें बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है तो एपोसाइनेसिस की फैमिली है। सर्पगंधा का उपयोगी भाग जो है दोस्तों वो सूखी जड़ें हैं।
सर्पगंधा में औषधीय जो तत्व पाए जाते हैं वो सर्पेंटाइन और सिसरपाइन पाया जाता है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे फल परिरक्षण यानी कि फ्रूट प्रिजर्वेशन, इसकी विधियां और सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का हर एग्जाम में पूछे जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला पॉइंट है इसका निर्जमीकरण, जिसको स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी निर्जमीकरण क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। यानी देखेंगे सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल और सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक तापमान पर गर्म करना निर्जमीकरण कहलाता है। याद रखेंगे, सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल और सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक तापमान पर गर्म करना निर्जमीकरण कहलाता है। यहाँ देखेंगे निर्जमीकरण में हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के जीवाणु को खत्म किया जाता है। ठीक है, यानी हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं खत्म कर दिया जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में ध्यान देंगे दोस्तों, यानी सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल और सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना पाश्चुरीकरण कहलाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना पाश्चुरीकरण कहलाता है। इसमें केवल हानिकारक जीवाणु को ही खत्म किया जाता है। याद रखेंगे, हानिकारक बैक्टीरिया को ही सिर्फ खत्म किया जाता है पाश्चुरीकरण में। अगला हमारा पॉइंट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में देखेंगे क्या होता है। फ्रीजिंग यानी कि यह परिरक्षण की अस्थायी विधि है। ठीक है, किस प्रकार की है, अस्थायी विधि है। आलू का लंबे समय तक भंडारण यानी 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर किया जाता है। इसको कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। ये कोल्ड जो स्टोरेज है दोस्तों, ये फल और सब्जियों को 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करते हैं। चिलिंग स्टोरेज में क्या होता है, फल और सब्जियों को थोड़े समय के लिए यानी 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चिलिंग स्टोरेज क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है। कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करते हैं और चिलिंग स्टोरेज पे 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें तरल नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, क्रायोप्रिजर्वेशन में नाइट्रोजन जो तरल होती लिक्विड -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। 5 नंबर देखेंगे सुखाना। सुखाना क्या होता है, ये भी काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों पॉइंट। इसमें देखेंगे ऊष्मा या धूप द्वारा फल और सब्जियों को नमी को निकाल कर परिरक्षण करना सुखाना कहलाता है। इसमें सामान्यतः 10% से कम नमी रखते हैं, जैसे अंगूर से किशमिश बनाना। सुखाना 2 प्रकार से होता है। पहला धूप में सुखाना, जिसको हम सन ड्रायर कहते हैं। यह परिरक्षण का सबसे सस्ता और सरल साधन है। फल और सब्जियों को काट कर धूप में सुखाया जाता है। दूसरा है डिहाइड्रेटर में सुखाना, यानी फल और सब्जियों को बंद वातावरण में एक निश्चित तापमान पर रखकर सुखाते हैं। और इसमें देखेंगे कि इसमें सुखाए गए पदार्थ यानी सूर्य की धूप की अपेक्षा अधिक गुणवत्ता युक्त और स्वादिष्ट होते हैं। 6 नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है पारासरण यानी ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा परिरक्षण। अब इसमें 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, नमक का प्रयोग कर सकते हैं, तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सिरका का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ शुगर, चीनी द्वारा। शर्करा की 65 से लेकर 70% सांद्रता परिरक्षण का काम करती है। यानी शर्करा की 65 से लेकर 70% जो सांद्रता रहेगी परिरक्षण का काम करेंगी। जैसे मुरब्बा, जेली, जेम, मार्मलेड आदि पदार्थों का परीक्षण किससे करते हैं, चीनी द्वारा करते हैं। अब यहाँ नमक की बात करेंगे तो नमक द्वारा जो 15 से लेकर 25% सांद्रता द्वारा परीक्षण किया जाता है। जैसे अचार में 15% नमक अगर डाल देंगे तो वो परिरक्षण का काम करेगा। इसके बाद हमारा तेल द्वारा। तेल द्वारा जो परीक्षण किया जाता है ये अचार के अंदर देखने को मिलता है। अचार को तेल या नमक द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे सिरका द्वारा। यह एस्टिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया और खमीर की वृद्धि को रोकता है। 2 से 3% मात्रा परीक्षण में काम में लिया जाता है। अब देखेंगे 7 नंबर हमारा रसायनों द्वारा परिरक्षण। रसायनों द्वारा हम किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे KEMS द्वारा, यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड द्वारा करते हैं। इस रसायन का प्रयोग हम रंगीन फलों, ठीक है, या ध्यान देंगे रंगहीन यानी कि कलरलेस फ्रूट के परिरक्षण में किया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, रंगहीन यानी कि कलरलेस फ्रूट का परिरक्षण किस रसायन द्वारा करेंगे, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड द्वारा करेंगे। इसकी मात्रा पूछता है तो इसकी मात्रा
350 से लेके 500 ppm या 0.03 से लेके 0.05% मात्रा काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें उपस्थित पोटेशियम जो है फलों के रस का रंग जो होता है उड़ा देता है। उसके बाद देखेंगे KMS में SO2 परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। अब सोडियम बेंजोएट की बात करें, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी जो मात्रा लेते हैं दोस्तों काम में, वो 700 ppm लिया जाता है या 0.07% काम में लेते हैं। यह मुख्य रूप से खमीर को नष्ट करने के काम में आता है। उसके बाद देखेंगे सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल जो है परिरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। यह कम अम्लीय रंगीन फलों के परीक्षण में काम में लिया जाता है, जैसे टमाटर, केचप, सॉस, चटनी आदि के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का काम में लिया जाता है। 8 नंबर पॉइंट देखेंगे दोस्तों, किण्वन द्वारा यानी कि फर्मेंटेशन द्वारा। किण्वन में एंजाइम्स सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति में शर्करा वाले पदार्थों का अपघटन होता है। इनमें मुख्यतः एल्कोहलिक किण्वन प्रमुख हैं। जैसे बात करें शराब या शराब युक्त पदार्थों को 7 से लेकर 20% एल्कोहल परीक्षण काम में लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे एसेप्सिस, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अरोगा गुणा, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों का आगमन को रोकना एसेप्सिस कहलाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे 10 नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा फल परिरक्षण। सामान्यतः फल और सब्जियों को ऑक्सीकरण द्वारा खराब हो जाती हैं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रयोग करके फल परिरक्षण किया जाता है। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट देखेंगे हमारा रेडिएशन यानी विकिरण। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में साधारणतः गामा विकिरण यानी गामा रेडिएशन का उपयोग करते हैं। इसे ठंडी निर्जमीकरण विधि भी कहते हैं। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है CO2 द्वारा। बोतलबंदी में पेय पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए 14.6 ग्राम प्रति लीटर CO2 उपयोग करते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा भी पूछा जा सकता है कि बोतलबंदी में पेय पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए 14.6 ग्राम प्रति लीटर CO2 का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर हमारा पॉइंट कर रहा है डिब्बाबंदी, जिसको हम कैनिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। कैनिंग क्या होता है? फल और सब्जियों को डिब्बों में एक निश्चित तापमान पर उपचारित कर वायु रहित अवस्था में बंद करके भविष्य में उपयोग हेतु परिरक्षण करना डिब्बाबंदी कहलाता है। डिब्बाबंदी व सुखाना सबसे ज़्यादा मटर में किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। इसके बाद देखेंगे डिब्बाबंदी का सिद्धांत क्या है। तो पहला पॉइंट है उपयुक्त फल और सब्जियों का चयन, यानी डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जियां जैसे मटर है, भिंडी है, गाजर है, टमाटर है, फूलगोभी है, इनका चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डिब्बाबंदी के लिए प्रयुक्त जो फल प्रयोग में लाए जाते हैं, तो अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, केला है, अनानास है, लीची है, आम है। यह डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त जो प्रमुख रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे फल और सब्जी को छीलना, जिसको पीलिंग कहते हैं। तो यहाँ से इसमें से भी विधि पूछी जाती है कि हाथ से छीलना जो है कौन से फलों में प्रयोग किया जाता है। तो आम और पपीता में हाथ से छीलना पीलिंग कहलाती है, और आलू और टमाटर में वाष्प पीलिंग कहलाती है। गाजर, सेब, अनानास में यांत्रिक पीलिंग कहलाती है। और एक ले पीलिंग पूछा जाता है, कास्टिक सोडा द्वारा ले पीलिंग। ठीक है, ये मैंड्रेन में, गाजर में और शकरकंद में यहाँ पर ले पीलिंग का प्रयोग किया जाता है। प्याज और लहसुन में फ्लेम पीलिंग का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर पॉइंट हमारा कर रहा है ब्यूरन यानी ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है दोस्तों? ब्लांचिंग क्रिया में फल और सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 2 से 5 मिनट तक 85 से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्लांचिंग क्रिया कहा जाता है। फिर उसके बाद डिब्बों में भरना। फल और सब्जियों को सिरप यानी चाशनी के घोल 20 से 50 ब्रिक्स या ब्राइन यानी कि ब्राइन किसको कहते हैं? नमक के घोल जो होता है 1 से 3% उसको ब्राइन कहा जाता है, के साथ निर्जमीकृत डिब्बों में भरते हैं। फलों के लिए सिरप और सब्जियों के लिए ब्राइन घोल का प्रयोग किया जाता है। वायु निष्कासन। यहाँ देखेंगे डिब्बाबंदी के दौरान डिब्बों के अंदर से वायु निष्कासन के लिए 82 से लेकर 87 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 10 मिनट तक रखते हैं। तो इस कारण इसमें उसके अंदर की जो वायु है वो निकल जाती है। डिब्बाबंदी वायु निष्कासन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिब्बाबंदी जो है वायु निष्कासन के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसके बाद देखेंगे संसाधन, प्रोसेसिंग। यहाँ देखेंगे बंद डिब्बों को एक उचित तापमान पर रखकर जीवाणु को नष्ट करना
और पुनः 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा करना संसाधन कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन का तापमान 115 डिग्री से लेकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फलों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है, अगर सब्जियों में पूछे तो 115 से लेकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संसाधन करेंगे और फलों की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 30 मिनट के लिए रखा जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। यह वाष्पीकृत शीतलन सिस्टम है जो कि इसके निर्माण में कम लागत तथा आसानी से उपलब्ध होने वाला पदार्थ जैसे ईंट, रेत, बांस और टाट आदि वस्तुओं द्वारा एक भंडारण कक्ष यानी दोहरी दीवार ईंटों द्वारा बनाई जाती है, जिसके बीच में 7.5 सेंटीमीटर खाली जगह रखते हैं, जिसमें रेत भर देते हैं तथा समय समय पर नम करते रहते हैं तथा इसके ऊपर घास फूस का बना एक छप्पर से ढक देते हैं। यह कक्ष कृषक अपने घर पर बनाकर फल और सब्जियों का भंडारण कर सकते हैं। इसके अंदर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 90% आर्द्रता होती है। ये पूछा जाता है अंदर का तापमान कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता नमी 90% रखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे फल परिरक्षित उत्पाद। इसके अंदर जैम और जेली दोनों में अंतर देखेंगे। जैम में क्या अंतर होता है, जेली में क्या अंतर होता है, दोनों कौन कौन से फलों से बनाई जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। सबसे पहले हम जैम देखेंगे। जैम यह पूर्णतः पके हुए फलों के गुद्दे से चीनी के साथ पकाकर तैयार किया जाता है तथा यह एक प्रकार का नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और यह देखें जेली जो होती है यह अधपके यानी पके हुए सख्त फलों का प्रयोग किया जाता है। एक गाढ़ा परंतु पारदर्शी आर्द्र ठोस होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है। जैम जो होता है दोस्तों, जैम के लिए पैक्टिन पदार्थ का होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जेली के लिए पैक्टिन की मात्रा 0.5 से लेकर 1% फलों में होना आवश्यक है। पैक्टिन परिरक्षक एल्कोहल टेस्ट जो है जेली मीटर या सीट टेस्ट से किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जैम जो है, जैम में शर्करा फलों में उपस्थित अम्लता के आधार पर मिलाते हैं, यानी कि सामान्य रूप से 68.5% चीनी मिलाते हैं। और जेली की बात करें तो जेली में चीनी जो है फलों में उपस्थित पैक्टिन की मात्रा के आधार पर मिलाते हैं। सामान्यतः 60 से लेकर 65% चीनी मिलाई जाती है। जैम में TSS 68.5% होता है और जेली में TSS 65% होता है। यहाँ देखेंगे जैम में तापमान जो है 219 से लेकर 221 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101 से लेकर 103 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और जेली में अंतिम बिंदु पर जो तापमान है 221 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है जैम में अम्लता जो है 0.5 से 0.6 होता है। यहाँ देखेंगे जेली में फलों में जो अम्लता है 0.75 से लेकर 1% आवश्यक है। 7 नंबर पॉइंट देखेंगे, जैम जो है दोस्तों, जैम फलों को मिलाकर भी बनाया जाता है, जैसे सेब है, पपीता, आम, स्ट्रॉबेरी और बैर आदि फलों से बनाया जाता है। जबकि जेली जो है एक ही प्रकार के फल से बनाया जाता है, फलों को मिलावट नहीं करते हैं। जैसे अमरूद है, सबसे उपयुक्त जो है जेली बनाने के लिए अमरूद माना गया है, इसके अंदर पैक्टिन अच्छी होती है। और सबसे अच्छा जो जैम है वो सेब से बनाया जाता है। इसके अलावा जेली हम करौंदा से भी बना सकते हैं, आंवला से भी बना सकते हैं, नींबू वर्गीय फलों से बना सकते हैं, अंगूर से, जामुन से, इन सब से बना सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों फल पानक और कार्डियल दोनों में अंतर क्या है। फल पानक देखेंगे यह सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ है। कार्डियल जो है, कार्डियल मुख्य रूप से नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। फल पानक जो है यह फलों की सांद्रित रस या गूदा है जो चीनी और पानी को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। कार्डियल जो है यह छाने हुए फलों का रस निकाल कर बनाते हैं। 3 नंबर पॉइंट कर रहा है फल पानक जो है, इसमें 25% फल रस और 30 से लेकर 35% चीनी और साइट्रिक एसिड 1 से 2% होता है। और कार्डियल में देखेंगे इसमें शर्करा जो है नहीं मिलाया जाता है। अब फल पानक की बात करें, इसमें सिक्वेस में 40% TSS होता है और इसमें 25 से लेकर 40% फलों का साफ रस होता है।
और फल पानक की बात करें तो यह आम, नींबू, फालसा, संतरा, लीची, अंगूर से बनाया जाता है। और कॉर्डियल की बात करें तो यह नींबू से सिर्फ बनाया जाता है। अब शरबत और सुगंधित शरबत दोनों में अंतर देखेंगे दोस्तों। शरबत जो होता है यह साफ चीनी की चाशनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें 65 से 70% चीनी, 15 से लेकर 25% फल रस होता है तथा TSS 68% होता है। इसमें परिरक्षक का चीनी ही रहती है। ठीक है, इसमें जो परिरक्षक का काम जो करती है चीनी ही करती है। यह आम, नींबू, अनानास, बादाम, खसखस, गुलाब, चंदन, अंगूर, अनार आदि से बनाया जाता है। और यहाँ पर सुगंधित शरबत की बात करें, यह चीनी की चाशनी में कृत्रिम सुगंध और विभिन्न प्रकार के खाने वाले रंग मिलाकर बनाया जाता है। इसमें फल रस नहीं होता है। अब देखेंगे मुरब्बा और कैंडी में अंतर क्या है। यहाँ देखेंगे मुरब्बा जो होता है दोस्तों, यह चीनी द्वारा परिरक्षित किया जाने वाला फल उत्पाद है। इसमें पूरे फल उसके टुकड़े को चीनी चाशनी में परिरक्षित किया जाता है, यानी 70% चीनी की जो चाशनी रहेगी उसके अंदर परिरक्षित करेंगे। जैसे आंवले का मुरब्बा, नाशपाती का मुरब्बा बनाने से पहले आंवले को फोर्किंग और ब्लांचिंग क्रिया अनिवार्य है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आंवले का मुरब्बा है या नाशपाती का मुरब्बा है, इसको बनाने से पहले आंवले में कौन सी क्रिया की जाती है, तो फोर्किंग और ब्लांचिंग क्रिया की जाती है। कैंडी की बात करें तो इसमें फलों को चीनी की चाशनी ग्लूकोज के आवरण से ढककर पीस लेते हैं और फिर सुखाते हैं। कैंडी में 75% से ज़्यादा शर्करा होती है, जैसे आगरे का पेठा और बैर की कैंडी। अब यहाँ पर देखेंगे सॉस या केचप। यह पके हुए टमाटर के गुदा से बनाया जाता है, जिसमें 28 से लेकर 30% TSS परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं। फिर आप देखेंगे मार्मलेट्स। यह नींबू वर्गीय फलों के गुदा को चीनी के साथ पकाकर बनाया जाता है। इसके अंदर फ्रूट जो जूस होता है 45% रखा जाता है और TSS 65%। फेनी किससे बनाया जाता है, तो गोवा में जो फेनी का प्रचलन है ये काजू के किण्वन से बनाने वाला एक पेय पदार्थ है। अचार जो है पिक्कल, फल और सब्जियों को नमक यानी 15 से लेकर 20% और विनेगर 3% तेल के साथ परिरक्षित करना ही क्या कहलाता है, पिक्कल कहलाता है। याद रखेंगे, फल और सब्जियों को नमक 15 से 20%, विनेगर 3% एवं तेल के साथ परिरक्षित करना ही अचार कहलाता है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके TA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।